जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नितिन यादव और फोर्स एमपीपीएससी के ऑनलाइन मंच पर हम लोग मिल रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि लगातार हम लोग जो है यूनिट 10 प्रीलिम्स की 10वीं जो इकाई है, जिसमें जो महत्वपूर्ण आयोग, जो महत्वपूर्ण संगठन दिए गए हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आयोगों की हम लोग बहुत ब्रीफ में, बहुत ही कम समय के एक वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बेसिक जानकारी जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, जो अपडेटेड है और जो आपको एक तरीका भी सिखाती है कि आपको कैसे इनको तैयार करना है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने जो एक नया कमीशन, जो एक नया संगठन है आपके सामने, एक जो नई बॉडी है, वो है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में लोकतंत्र को प्रबल बनाने में या लोक वित्त का संरक्षण करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इसकी इसी भूमिका के आधार पर जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, जो संविधान सभा के सम्मानित सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, तो अंबेडकर ने जिन संस्थाओं को, ध्यान दीजिएगा, जिन संस्थाओं को भारत में लोकतंत्र का प्रहरी बताया था, लोकतंत्र का संरक्षक बताया था, उनमें से एक महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जो अधिकारी है वो है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो भारत के संविधान में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम इसकी प्रकृति की बात करते, जब हम इसके स्वभाव की बात करते, जब हम इसके नेचर की बात करते हैं, है ना, तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि जितने भी 16 कमीशन, 16 जो संस्थाएं यहां पर दी गई है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के नेचर की हो सकती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उसमें एक प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो है संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जो दूसरे प्रमुख निकाय हैं, दूसरे प्रकृति के जो निकाय हैं, वो हैं वैधानिक प्रकृति के, वैधानिक या कानूनी प्रवृत्ति के, इनको स्टैच्यूटरी बॉडी कहा जाता है दोस्तों। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो निकाय हैं, या जो तीसरा प्रकार है इनका, ये जो तीसरी इनका स्वभाव है, नेचर है, वो है दोस्तों कार्यकारी संगठन या एग्जीक्यूटिव बॉडी, है ना। अब आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि जिसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया जाता है, जिसका प्रावधान संविधान के अंतर्गत होता है, उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। जिस संगठन की स्थापना कानून के आधार पर भारतीय संसद द्वारा की गई है, वो है वैधानिक संगठन। और जो मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के आधार पर स्थापित होते हैं, वे संगठन कहलाते हैं कार्यकारी निकाय। तो आपको बहुत अच्छे से पहला, आपको जितने भी 16 कमीशन है उनमें बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वो किस कमीशन का नेचर कैसा है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, चूंकि यहां लिखा हुआ संवैधानिक, अर्थात इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि संविधान के भाग 5 में, चूंकि आपको पता है कि यहां संघ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, है ना। जब आप संविधान के भाग 5 की बात करते तो आप बात करते हैं, आप समझते हैं कि यहां पर द यूनियन इस भाग का नाम है, यानी कि संघ के बारे में प्रावधान करता है। और इसके अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक बहुत व्यापक प्रावधान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में किए गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ज्यादातर संघीय जो निकाय हैं दोस्तों, उनकी तरह केक का भी जो प्रधान कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। संरचना की बात करें तो संरचना के साथ में मैं आपको थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि आपको पता है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था, सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तब से लेकर एक लंबा कार्यकाल रहा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और वो क्यों लाया गया था, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कि कंपनी के जो कर्मचारी होते थे दोस्तों, वो दोहरे कार्य करते थे, यानी कि वही व्यक्ति प्रशासनिक कार्य देख रहा है, वही व्यक्ति आर्थिक या व्यापारिक कार्य भी कर रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि एक ही व्यक्ति के हाथ में, जैसा आज आप कल्पना करके देखिए कि आप यदि डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं और आपके हाथ में सारी जो पॉलिटिकल या कहना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, और साथ ही साथ आपको जो कमर्शियल पावर्स भी यदि दे दी जाए, तो फिर तो दोनों हाथों में लड्डू वाली बात हो जाती है। यानी कि आप एक तरीके का बड़ा मौका बन जाता है, क्योंकि एक विद्वान का कथन भी है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और असीमित सत्ता असीमित रूप में भ्रष्ट करती है। यानी कि यदि आप एक ही व्यक्ति को फाइनेंशियल पावर्स भी दे देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दे देंगे, तो वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर करप्शन को अंजाम दे सकता है। तो इन्हीं सभी बातों को दूर करने के लिए दोस्तों समय समय पर ब्रिटिश संसद ने, क्योंकि
यहां पर भारत में उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की छवि तो खराब होती थी इस भ्रष्टाचार से, साथ ही कंपनी का जो रेवेन्यू कलेक्शन था या जो उसका राजस्व था वो भी घटने लगा था। तो उसको दूर करने के लिए, इन समस्याओं के निराकरण के लिए कई कानूनी और संस्थागत जो प्रावधान किए गए थे, उसमें से एक जो था वो था अकाउंटेंट जनरल का पद, एजी कहा जाता था इसको, जो कि 1868 में दोस्तों, माफी चाहूंगा 1858 में निर्मित किया गया था। ठीक है, और यही जो है, यही पद समय के साथ साथ इसमें कई, इसकी लंबी पृष्ठभूमि है, कई परिवर्तनों के बाद में जाकर के 26 जनवरी, जिस दिन भारत का संविधान प्रवृत्त हुआ, 26 जनवरी सन 1950 को यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में लागू हुआ है दोस्तों। तो इसकी एक बहुत लंबी, कहना चाहिए इसकी स्थापना की एक बहुत लंबी पृष्ठभूमि है दोस्तों। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि ये जो संरचना है इसकी एक सदस्य होती है हालांकि, लेकिन ये इसका एक बहुत बड़ा कार्यालय, एक बहुत बड़ा स्टाफ होता है, बहुत बड़े, जो कि अलग अलग राज्यों में भी होते हैं। कई कार्यालयों के माध्यम से, क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कैग अपना कार्य करता है। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है कि इसका जो काम है दोस्तों, है ना, यहां पर मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इसका जो प्रमुख काम है, देखिएगा यहां पर ये दो शब्द मिलते हैं आपको, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब यहां दो चीजें देखिए, एक चीज होता है लेखांकन यानी अकाउंटिंग, और एक चीज होती है, या एक जो कार्य होता है प्रमुख, वो होता है लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग। ठीक है, प्रारंभ में जब संवैधानिक रूप से ब्रिटिश पृष्ठभूमि को फॉलो करते हुए जब कैग का पद बनाया गया था दोस्तों, तब ये दोनों काम एक ही व्यक्ति करता था। भारत का महानियंत्रक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों काम करता था। परंतु 1976 में एक संविधान में या एक कानूनी संशोधन के द्वारा, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि 71 में एक अधिनियम बनाया गया था, उसमें 76 में संशोधन करने के बाद उसे लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया है, और वो उसका जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, वो केवल भारत में केंद्र सरकार और राज्यों की जो सरकार है, राज्य सरकारों के लेखों के परीक्षण करना है, यानी कि उनके अकाउंट्स की केवल ऑडिटिंग करना है। तो प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि सर फिर वो लेखे कौन बनाता होगा, यानी वो लेखांकन का या अकाउंटिंग का काम कौन करता है? तो वे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग विभाग स्वयं अपने लेखे तैयार करते हैं और उन लेखों का जो प्रारूप होता है वो प्रस्तुत कर देते हैं कैग के समक्ष, और कैग केवल उनकी जांच करता है, यानी उनकी ऑडिटिंग करता है। तो यहां आपको कैग की जो भूमिका है बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, इसलिए इसको क्या कहा गया? गार्जियन ऑफ, है ना, पब्लिक फाइनेंस, यानी कि लोक वित्त का संरक्षक इसको कहा जाता है दोस्तों। आइए इसके बारे में हम और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें कि इसकी जो पदावधि है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वहां तक होती है, यानी कि इसकी नियुक्ति के बाद में यदि वो व्यक्ति 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुका हो या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दोनों ही दशाओं में वो नेचुरली या स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा? अपने पद को छोड़ देगा। नियुक्ति की हम लोग बात करें तो इसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के भाग 1 में या उसके सब क्लॉज 1 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति, साथ ही राष्ट्रपति को ही अपना हस्तलिखित त्यागपत्र सौंपना, इससे संबंधित व्यापक प्रावधान किए गए हैं। अब इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, यहाँ एक जो लाइन लिखी हुई है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होती है, उसके समान, उसकी पैरेलल प्रोसेस होती है। तो इसके लिए आप मेरा पहला लेक्चर भी देख सकते हैं जो इस सीरीज का है, जहां पर मैंने बहुत डिटेल में आपको यह समझा दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो सेम उसके समान होती है, यानी कि बहुत सरल नहीं होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, ताकि फ्री और फेयर तरीके से, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कैग अपने दायित्वों का पालन कर सके, उस पर कार्यपालिका को कोई दबाव ना हो। अब हम अगर इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं अगर उनको देखें तो प्रथम अध्यक्ष जो हुए हैं इसके वी नरहरि राव हुए हैं, जबकि अकाउंटेंट जनरल के रूप में जब ये पद ब्रिटिश शासन के दौरान जब निर्मित हुआ था तब एडवर्ड ड्रमंड, ध्यान दीजिएगा एडवर्ड ड्रमंड, ये नाम भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, ये पहले अकाउंटेंट जनरल हुए थे भारत के। लेकिन स्वतंत्र भारत के जो पहले कैग हुए हैं वो वी नरहरि राव हुए दोस्तों। और जो कार्यवाहक या जो अभी वर्तमान कार्यवाहक ना कहकर के हम कहेंगे कि जो वर्तमान जो कैग के प्रमुख हैं, ये कहें कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर अभी वर्तमान में विराजमान है, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपके सामने उनकी
तस्वीर भी आप इनको बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, है ना। आप इनके बारे में ये भी याद रखें कि इनकी जो नियुक्ति हुई वह 8 अगस्त 2020 से हुई है दोस्तों, है ना। ये तारीख जो मैं बोल रहा हूं इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में सीधे पूछी जा सकती है कि इनकी नियुक्ति कब हुई थी। तो 8 अगस्त 2020 को इनकी नियुक्ति हुई है। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे थे इसके पूर्व, यानी कि भारत के कैग के पद पर नियुक्ति से पूर्व ये कहां पर थे, तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे दोस्तों। तो जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, परीक्षा उपयोगी जानकारियां कैग के संदर्भ में हो सकती हैं, वो काफी हद तक मैंने आपको इस लेक्चर के माध्यम से दोस्तों बनाने की कोशिश की है। ऐसे ही कम समय के और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में इन आयोगों पर लगातार एक सीरीज आपके लिए फोर्स एमपीपीएससी लेकर आया है। तो फोर्स एमपीपीएससी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूरतमंद अपने दोस्तों तक, जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक इसको जरूर शेयर करते रहें दोस्तों। जय हिंद।